हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मैथ पॉइंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में समझेंगे और जानेंगे। जो कि पार्ट 1 में हमने ट्रायंगल का विश्लेषण, स्ट्रक्चर अच्छा तरीके से समझा, कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, कोण के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू बाई एंगल, और साइड के यानी भुजाओं के भी अनुसार समझा, फिर दोनों का मिक्स समझा। ठीक है ना। तो ट्रायंगल कैसे बनता, कैसे नहीं बनता, ये हर चीज़ें कब संभव है कब संभव नहीं है, तो हमने समझा ट्रायंगल को। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि सिमिलैरिटी और क्या बोलते कॉन्ग्रुएंसी यानी समरूपता और सर्वांगसम के बारे में हम समझेंगे कि क्या होती है समरूपता और क्या होती है सर्वांगसमता। और आज हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो 180 होता है वो भी हम प्रूव करेंगे, क्यों होता है और कैसे होता है। तो आइए बात करते हैं सिमिलैरिटी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का मतलब होता है समरूपता, यानी वे त्रिभुज जिनके रूप समान हो। क्या रूप समान हो, मतलब जरूरी नहीं है कि वह कि अंग उनके समान होना चाहिए, केवल देखने में अंग छोटे बड़े हो सकते हैं बट बनावट उनकी सेम हो। ठीक है ना। ऐसे त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। मतलब समरूप त्रिभुज दो प्रकार से, जैसे कि हम उनको कोण के हिसाब से समझेंगे और भुजाओं के हिसाब से भी समझेंगे। ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं हम समरूपता। जैसा कि आपको स्क्रीन पर 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ये 1, ये 2 और ये 3। तीनों ट्रायंगलों में अंतर है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उसके बाद और छोटा। बट उनकी जो एंगल हैं 50, 60, 70, 50, 60, 70, 50, 60, 70। तो ऐसे त्रिभुज जिनके कोण समान हो, संगत कोण समान हो, वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, यानी सिमिलैरिटी। ठीक है ना। आपको बात समझ में आई? यानी अगर हम यहाँ से क्वेश्चन पूछते कि समझ में आया या नहीं, तो आपको वहाँ से रिप्लाई देना होता, अपने आप में बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इनमें संबंध कैसा होता है। सिमिलैरिटी के कोई रूल्स भी तो होता है। सिमिलैरिटी जैसे समरूपता का जो रूल्स होता है वो आखिरकार साइन रूल से बनता है। साइन रूल क्या होगा हम बताएंगे आपको। ठीक है ना। जैसे कि आइए बात करते हैं समरूपता पहले। ठीक है ना। तो ट्रायंगल नंबर ए, अब इनको हम हटाते हैं। पहली बात देखो, ट्रायंगल जो हम तीनों को एक दूसरे पर रखें, चलो जैसे कि ट्रायंगल, तो तीनों सेम नजर आ रहे होंगे आपको। सेम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो हाँ या ना। बट छोटे बड़े के हिसाब से हैं, आकार उनका अलग अलग है बट एंगल अलग अलग नहीं है। आप बिल्कुल देख सकते हो स्क्रीन पर, देखो तीनों। ठीक है ना। अब आपको एक चीज समझनी है, जैसे कि सपोज दैट ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल में जो एंगल्स नजर आ रहे हैं 50, 60, 70 और 50, 60 और 70, 50, 60 और 70। तो आप देखना, जैसे कि हम बनाए इस पर, देखो हमने ट्रायंगल बनाया एक ABCD। क्या बनाया ट्रायंगल ABCD। देखो आप ध्यान से समझना। A, B और C क्लियर है। एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया हमने, D E, सॉरी F है, ये क्या है F। ठीक है ना, E नहीं है,
एफ है, DEF, ठीक है ना। तीन त्रिभुज मतलब सॉरी दो त्रिभुज बनाए हैं और अब दोनों में क्या होगा देखो, अब ट्रायंगल ए का मान ट्रायंगल डी के मान के बराबर होगा। ट्रायंगल ए का मान ट्रायंगल डी के मान के बराबर है और ट्रायंगल बी का मान ट्रायंगल ई के बराबर है, ठीक है ना। क्लियर है इतनी सी बात, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और ट्रायंगल सी का मान ट्रायंगल एफ के मान के बराबर होगा। ट्रायंगल सी का मान इस एफ के बराबर होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप देखें जो एंगल ए है और ये देखो, अब पहले आप समझना हमने कौन सा रूल पढ़ रहे हैं। अगर हाँ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कौन सा रूल, समरूपता तीन प्रकार से देखते हैं। कौन कौन से प्रकार से, जैसे कि हम फर्स्ट प्रकार कहें, यहाँ पे फर्स्ट टाइप्स कहें, एंगल ए और ए। एंगल ए का मतलब जानते हो किसे कहते हैं? एंगल ए का मतलब होता है कोण कोण कोण। क्या क्या होता है बताओ? कोण कोण और कोण, ठीक है ना। यानी त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, जैसे कि हम कहें एस 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 मतलब भुजा भुजा और भुजा, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इसको ही हम एक दूसरा रूप दे सकते हैं। वैसे तो दो प्रकार से, तीसरा रूप जो हमने बताया है वो इसी से बनता है रिलेटेड। कैसे? हम इसको डबल ए का रूल भी कह सकते हैं, यानी केवल दो एंगल, यानी कोण कोण। तो आइए देखते हैं, जैसे कि इस वाले ट्रायंगल में हमने अभी कौन सा मतलब फर्स्ट टाइप देख रहे हैं हम, एंड ट्रायंगल में एंगल एंगल एंगल, यानी जो त्रिभुज है, त्रिभुज में कोण कोण और कोण। तो इसमें कौन सा कोण है आप देखें जरा ध्यान से समझना। पहला, त्रिभुज का कोण है ए और इसका कोण है डी। आपको बात समझ में आ रही? दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। और जो कितने डिग्री के हैं बताओ? हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, दोनों को एक्स एक्स मान लिया। क्या माना? एक्स एक्स माना, ठीक है ना। एक्स एक्स माना तो दोनों को हम क्या रख सकते हैं? एक्स डिग्री। क्या रख सकते हैं? एक्स डिग्री। अब आप हमें बताओ, त्रिभुज का कोण बी है जो एबीसी का, और इसका कौन सा है? कोण ई है। इसका कितने का है आप बताओ? इसको मान लो वाई डिग्री। कितना डिग्री? वाई डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या माना हमने? वाई डिग्री। तो यहां पर हमने वाई डिग्री रख दिया। कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? अब जो बचा हुआ एंगल है, अब आप एक बात देखो, यहां से दो बातें प्रूव होगी। कौन कौन सी बात प्रूव होगी? चलो देखते हैं। जैसे कि हमने दो त्रिभुज बनाए और हमने यहां पर एक पहले वाले त्रिभुज में हमने लिख दिया 70 और यहां पर 80 और 70 और 80। तो आप ये वाले त्रिभुज यानी जो बचा हुआ तीसरा एंगल है, क्या वो वाला बता पाओगे? बोलो, बता पाओगे? क्या होगा इसका आंसर? सॉरी, इसका आंसर आप देखो, जैसे कि 80 और 70 150 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो जब 150 हो गया तो ये 30 होना चाहिए, यहां पर भी 30 होना चाहिए। यानी डबल ए को हम भी ट्रिपल ए कहते हैं, क्योंकि हमने माना था डबल, माना था तो डबल रूल से भी तीसरा एंगल क्या हो गया? अपने आप बराबर हो गया। हमें तीसरा कोण नहीं बताना पड़ा और तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गया। तो यानी दो कोण बराबर हैं तो भी समरूप त्रिभुज होंगे। दो त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। और ये समरूप का साइन होता है। ये कौन सा साइन होता है? समरूप का साइन होता है।
क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। तो यानी डबल कोण देने के बाद भी हम त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ पर कौन सा एंगल बचा हुआ है, एंगल सी, यानी डबल हो चुके, हम इतने में भी कह सकते हैं हम कि त्रिभुज समरूप होंगे। तो अब वैसे ट्रायंगल कौन सा बचा था, कोण कौन सा बचा था, सी, और इसमें कौन सा है, कोण एफ। ठीक है ना, क्लियर। तो अब हम ट्रायंगल सी और एफ को क्या मान सकते हैं, जेड माना हमने। कितना माना, जेड। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जेड डिग्री। कितना लिखेंगे, जेड डिग्री। तो आप हमें इतना बताओ, ये जेड डिग्री है तो अब त्रिभुज कैसे लिखेंगे समरूप। जी पहला पॉइंट लिखेंगे अपन, अगर कोई नोटबुक लिए है अपनी कॉपी, तुरंत पहली बात तो आप वीडियो देख रहे हो तो रजिस्टर और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है ना, नोटबुक। तो आपको वीडियो को पॉज करो और वहां पर लिखो। ठीक है, नोट्स बनाओ आप पर्टिकुलर, तब कुछ समझ में आएगा। देखो अब पहले नंबर पर हमने क्या लगा, ट्रायंगल मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो हमें त्रिभुज का नाम क्या देना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी और सी। यहां पर अब सोचो, आपने लिखा ए बी सी, तो आप एफ ई डी नहीं पढ़ सकते हो, यानी आपने पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो आपको भी ऐसे ही नंबर इनको देना पड़ेंगे। तो क्या, त्रिभुज डी ई एफ। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए बताओ, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कैसे हो गए, समरूप हो गए। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट, यानी पहले स्टेप हम भाई स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जा रहे हैं। ठीक, तो और कौन से रूल से पढ़ रहे हैं बेटा बताओ, एंगल 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 वाले रूल से जान रहे हैं हम इनको। ठीक है ना। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। जब दोनों समरूप होंगे तो समरूप का नियम और क्या कहता है, समरूप का नियम ध्यान से समझना। समरूप का नियम कहता है, देखो पहले किसको उसको बोलेंगे, ए और बी। क्या बोलेंगे, ए और बी। दूसरा डीई, ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, तो बी और सी बराबर, बी और सी हो गया, और यहां पर ई और एफ, ई एफ। ठीक, इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या है, सी ए, तो सी ए अपॉन एफ डी। क्या होगा, एफ डी। यानी हमने क्या देखा, त्रिभुज की भुजा ए बी अपॉन डीई, बी सी अपॉन ई एफ, और सी ए अपॉन एफ डी। आप देखो यहां पर वो त्रिभुज में हम आपको समझाएं। देखो यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज को देखो जरा। देखो दो त्रिभुज समरूप हैं, अब इनमें जरा समझना ध्यान से। चलो इसको यहां रखे देते हैं। जैसे इसको मान लो ये त्रिभुज एबीसी वाला है। कौन सा, एबीसी वाला, ए बी सी, और यहां पर क्या है, डी ई एफ। देखो अब इसमें ध्यान से देखना बिल्कुल, ए बी ये वाली भुजा हो गई, ए बी कौन सी वाली भुजा, ये वाली भुजा, बी सी ये, और सी ये वाली। ठीक है ना। चलो चित्र बना के समझाते हैं। जैसे कि देखो हम बात करते हैं, दो ट्रायंगल जैसे हमने बनाए। कौन कौन से ट्रायंगल, देखो आप, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है ना, दो त्रिभुज। अब यहां पर देखो जो हमने लिखा, यहां पर कौन सा कोण लिखा था, एक्स डिग्री। कितना डिग्री, एक्स डिग्री। यहां पर वाई डिग्री, और यहां पर जेड डिग्री। ठीक है ना। अब ध्यान करना, आप कौन सी वाली भुजा की बात कर रहे हैं हम। देखो सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की, ए बी। ए बी कहां है, पहला नंबर ए बी। ठीक, इसमें भी कौन सी भुजा, ए बी दिख रहा है, सॉरी इसमें है डीई, ए बी बटे डीई, जो कि जेड डिग्री के सामने वाली भुजा है। जेड डिग्री के, यानी पहले वाले में जेड डिग्री का एंगल रहा यहां पर,
तो इसमें भी z डिग्री का एंगल रहा। z डिग्री के सामने वाली भुजा है कि नहीं है, देखो आप, इसके सामने और इसके सामने। ठीक, अब दूसरी वाली कंडीशन BC अपॉन EF, यानी BC अपॉन EF। तो BC कहाँ है, BC ये हो गई, तो BC कहाँ है, ये वाली दिख रही ना BC, और इसमें EF। BC कौन से सामने वाली भुजा है, X के, इसमें भी X के। देखो तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें X के सामने वाली भुजा हो गई X डिग्री, और इसमें भी X डिग्री। बट हमें ये ध्यान होना चाहिए, हम ऊपर त्रिभुज ABC का मैटर लिख रहे हैं और नीचे त्रिभुज DEF का मैटर लिख रहे हैं। ठीक है ना, समरूपता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समरूपता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और लेकिन ये ध्यान करना होता है कौन सा त्रिभुज कहाँ यूज कर रहे हैं, ऊपर कौन सा त्रिभुज चल रहा है, नीचे कौन सा त्रिभुज चल रहा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, सवाल गलत होने की संभावना क्या, सवाल गलत हो जाएगा। अब लास्ट में एंगल जो बचता है हमारा वो कौन सा है, मतलब साइड बचती है AC, कौन सी है, AC, और इसमें कौन सी है, FD। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब CA वाली भुजा है जो CA बटे FD, देखो CA बटे FD, बट यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, CD कौन से सामने वाली भुजा है, Y के, आप समझो जरा, कौन से, Y डिग्री, यानी यहाँ पर Y डिग्री होगा। कौन सा होगा, Y डिग्री के सामने, यानी त्रिभुज ABC में X डिग्री के सामने वाली भुजा बटे DEF में वो भी X डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी दोनों के x वाले की ले लो बटे में करके, और दोनों में y को, फिर दोनों में z को। XYZ के जगह पर कोई और भी एंगल हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। देखो तो यहां से ये सिमिलरिटी का रूल्स है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरिटी हमें इतना बताती है कि उनकी भुजाएं बराबर नहीं होती, बट भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो बराबर होते हैं। देखो जैसे क्या हो सकता है, मान के चलो दो त्रिभुज दिए अपन को, वही नाम है ABC और DEF। अब आप जरा ध्यान से देखना कि अगर हम आपको ये चीज लिख के दे दें कि AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF, हमने आपको लिख के दे दिया, तो और फिर उसके बाद में CA अपॉन FD, अगर इतना लिख के हम आपसे पूछें कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं क्या, तो अभी आपको कहना चाहिए कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये प्रूव किया है, और जो कि समरूप का रूल्स है, तो यानी संगत भुजाएं इनके अनुपात में, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। क्या, A B और C, तो ABC फिर DEF और DEF, त्रिभुज का साइन बना दो और दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो एंगल A का मान D के बराबर, कोण A बराबर कोण D, कोण B का मान E के बराबर, तो एंगल B का मान E के बराबर होगा, और C का मान F के बराबर, तो एंगल C का मान एंगल F के बराबर होगा। यानी जो हमने पहले पढ़ा उसका उल्टा भी हो सकता है यहाँ पर, यानी रिवर्स तरीके से भी हमसे पूछ सकते हैं। हमें दोनों तरीके से पता होना चाहिए। यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, यानी संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, यानी इसका मान बटे में इसका मान और इसका मान, तीनों के मान का आंसर एक आना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर 10/20 लिख दें, हो सकता है यहाँ पर 50/100 लिख दें, क्योंकि 10 दूनी 20 होता है, तो 50 दूनी 100 भी तो होता है। यानी आंसर जो आना चाहिए वो हमेशा सेम आना चाहिए, तभी समरूपता की क्वालिटी होती है। और जो उनकी भुजाएं हैं तो उनका मतलब जो आंसर है सभी संगत भुजाओं जो अनुपात में होती हैं। क्लियर है कि नहीं है, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ या ना का जवाब दो। आप कमेंट में लिखते नहीं हो, बिल्कुल भी कोई भी नहीं करता है कमेंट कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप कमेंट में लिखें जरूर, ठीक है ना। जैसी वीडियो आपको अच्छी लगे तो भी बताएं, और कोई उसमें प्रॉब्लम्स है तो वो भी बताएं। आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा। जैसे आपकी प्रॉब्लम को मतलब समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आपको या तो स्पीड है, स्लो है, या तो फास्ट है, क्या है, ठीक। तो आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 का मतलब है S
एस एस, यानी भुजा भुजा और भुजा, ठीक है ना। तो यहां से भी क्या होता है देखते हैं, दो प्रकार से हो सकती है यहाँ पे भुजा, या तो उनकी भुजाएं भी बराबर हों या उनका भुजाओं का अनुपात, जो कि अभी हमने पहले देखा है कि भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हो तो अभी त्रिभुज समरूप होंगे, और या उनकी भुजाएं बराबर हो जाएं तो भी समरूप होंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखें, जैसे कि हमने त्रिभुज बनाए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है ना। तो दो हमने त्रिभुज बनाए। अब उन्होंने कहा है दो, देखो दो प्रकार से कंडीशन दे सकता है। कौन कौन सी कंडीशन हो सकता है? ये वाली भुजा इसके बराबर हो और ये वाली भुजा इसके बराबर हो और ये वाली भुजा इसके बराबर हो, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी दो त्रिभुजों की इस वाले की तीनों भुजाएं और इस वाले की तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो भी त्रिभुज समरूप होंगे। यानी जब समरूप होंगे तो हम क्या कहेंगे, तो इनके एंगल भी कैसे हैं? बराबर होंगे, ठीक है ना। लेकिन एंगल पहले नहीं दिया, एंगल का तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, यानी भुजाएं बराबर हो सकती हैं। एंगल के बारे में हमने दो ऐसा पढ़ा कि त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो तो भी समरूप होगा, और त्रिभुज के दो, हाँ, या त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो या त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर हो तो भी समरूप होगा। अब यहां पर देखो, अगर त्रिभुज में ये दो कंडीशनें दे देंगे अपन को तो भी त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है ना। जो मैं यहां पर बताना चाहिए था वो भूल गए। यहां पर देखो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर या त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन ई एफ, या एफ ही कह सकते हैं अपन, और त्रिभुज का सी ए अपॉन एफ डी, यहाँ पर इनका अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? यानी भुजा के अकॉर्डिंग, यानी भुजाओं का समानुपात, या अनुपात कह सकते हैं अपन, अनुपात, और या तो बराबर हो, भुजाएं आपस में कैसी हो? बराबर हो। लेकिन किसी के मन में ये आ रहा होगा, जो जानता होगा पहले से, जिसने पढ़ा होगा कि भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज तो फिर सर्वांग सम हो गए। हाँ बेटा, सर्वांग सम हो गए। जब भुजाएं बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होंगे, भुजाएं भी बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर है। अब हर चीज बराबर है तो इस ऐसे त्रिभुजों क्या कहेंगे? सर्वांग सम। तो हमने क्या देखा, हम समरूप पढ़ते पढ़ते सर्वांग सम में पहुंच गए। हम समरूप पढ़ते पढ़ते सर्वांग सम त्रिभुज में पहुंच गए, बट सर्वांग सम पढ़ेंगे तो समरूप का कहीं भी नाम नहीं आएगा। सर्वांग सम पढ़ेंगे तो समरूप को नहीं पढ़ सकते अपन, लेकिन जब समरूप को पढ़ रहे हैं तो सर्वांग सम त्रिभुज हमें थोड़ा बहुत, जैसा कि हमने इसमें समझा कि सर्वांग सम बन गया, ये हम सर्वांग सम त्रिभुज पढ़ने लगे, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, एक नोट अगर छोटा सा लिखें यहां पर, क्या, चलो ये वाली पेंसिल लिख देते हैं, सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, परंतु समरूप सर्वांग सम, परंतु समरूप सर्वांग सम नहीं होते। आ रही बात समझ में? यानी इनको हम सर्वांग सम तो कह सकते हैं, बट जहां हम सर्वांग सम को हम समरूप कह सकते हैं, बट समरूप को सर्वांग सम नहीं कह सकते। जैसा कि अब आप हमें बताओ, जो हमने थोड़ी देर पहले ये समझा था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्या आपको ये बराबर नजर आ रहा है? बोलो, नहीं हो सकता।
सर्वांग सम में बराबर त्रिभुज होंगे तभी सर्वांग सम कहलाएंगे। बट ये त्रिभुज अगर बराबर रख दें, जैसे कि दो त्रिभुज हैं आपके पास, देखो दो त्रिभुज जो मैंने रखे, ये दोनों आपको इक्वल दिख रहे हैं, ये समरूप भी हैं और सर्वांग सम भी हैं। समरूप भी हैं और क्या है, सर्वांग सम भी हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं यहां से कि समरूप को सर्वांग सम कह सकते, सॉरी हाँ, समरूप को सर्वांग सम कह सकते हैं। यानी जितने भी सर्वांग सम त्रिभुज हैं, जिस सर्वांग सम है तो ये समरूप कहलाएंगे। बट समरूप है जो, देखो समरूप है, जे सर्वांग सम नहीं है। ये वाले जो सर्वांग सम है वो समरूप हो सकते हैं, बट जे वाले सर्वांग सम नहीं बन सकते। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि बराबर हैं जो बराबर हैं यार, वो तो फिर उनके तो कोण बराबर होंगे ही होंगे, और जैसे ही कोण बराबर हो जाते हैं तो हम समरूप समझ लेते हैं उनको। समझना क्या है, होते ही हैं। ठीक है ना, बात क्लियर है? हाँ या ना का जवाब दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो आइए बात करते हैं इस समरूप त्रिभुज को समकोण त्रिभुज में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। जैसे कि एक हमने कौन सा त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाया, समकोण। देखो आप ध्यान से समझे ना जरा, बिल्कुल आपका ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर होना चाहिए। देखो ये समकोण त्रिभुज बना 90 डिग्री। इसको पढ़ेंगे हम एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ध्यान से समझ रहे हो, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, अगर हम आपसे कहें त्रिभुज ए से, आपको ये दिख रहा है ना त्रिभुज ए का जो मतलब त्रिभुज का जो ए शीर्ष दिख रहा है ना, बिल्कुल पॉइंट, इस ए से 90 डिग्री का कोण और कहीं बना सकते हैं इस वाली भुजा पर, इस वाली भुजा पर और कहीं बना सकते हैं। अगर धोखे से हम यहां से यहां पर एक लाइन खींचे तो आपका जवाब होगा यहां पर कोण 90 नहीं बन सकता होगा। देखो जैसे कि आपको रफ पे बता रहे हैं, जैसे कि हमने ये त्रिभुज बनाया 90 डिग्री का, इकलौता 90 डिग्री यहां पर बना दिया। यहां से यहां का 90 आपको नजर आ रहा है, केवल 90 ऐसा एंगल होता है। बोलो तो यहां पर बनेगा क्या 90? कहीं और नहीं बनेगा ना, तो 90 ही रहेगा। अगर हम आप इस वाले कोने से कहें तो इस वाले से कोने पर, इस वाली भुजा पर भी आप 90 नहीं बना सकते। बट आप एक चीज देखो, इस वाले से यहां पर आप 90 डिग्री का कोण बना सकते हो। बन पा रहा कि नहीं बन पा रहा? यानी ऐसी चीज देखो, बन रहा कि नहीं बनना? तो देखो हम यहां से 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। बोलो बना कि नहीं बना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना। चलो अब इस समरूप त्रिभुज में, अब इनमें दो कितने त्रिभुज बन गए, एक बड़ा वाला समझ लो और दो भाग इसने कर दिए, जो कैंची से इसको काट के देखो तो दो भाग हो गए कि नहीं होगा? बोलो ठीक है ना। तो अब जैसे कि 3 त्रिभुज बनेंगे तो ध्यान से देखना, बिल्कुल एक बड़े वाले त्रिभुज को देखो और इस वाले को देखो। ये दो कटे होंगे तो कैसे कटे होंगे, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। 90 डिग्री का एक तो ये नजर आ रहा कि नहीं आ रहा, और एक ये वाला 90 डिग्री का। ठीक है ना, यहां पर 90 डिग्री का ए हो गया, क्योंकि इस बिंदु को हमने डी माना तो ये भी डी है और ये भी डी है। ठीक है ना, इसको माना था ए और इसको माना था बी, और ये भी बी और ये सी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, अगर हम इसको 90 मान चुके थे, अगर हम यहां पर इसको 60 मान लें तो आप बताओ यहां पर ये 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो 30 डिग्री और 60 डिग्री, 60 और 30 90, और ये 90 180। ठीक है, तो आप यहां पर देखो, जैसे कि कोण सी को हमने कितना माना था 60 डिग्री, तो यहां पर हम कितना लिख सकते हैं 60 डिग्री, कितना 60। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 और एक कोण 60, तो दूसरा कितना होगा? आपका कहना होगा 90 और 60 150, और ये बचा कुचा 30 होगा। ठीक है ना, जो अपना बचेगा अब वो 30 होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? बोलो। और इसमें देखो, इसमें हमने कितना माना था, यहां पर अगर ए पर 30 है
तो यहाँ पर भी ए पर क्या होगा, कितना होगा बोलो, यहाँ पर भी 30 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर 30 होगा। अगर एक एंगल 90 और एक एंगल 30, तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा, 9 और 33 कितना हो जाएगा, 12 में 6 ऐड करेंगे तो 1, 12 में 6 हुआ तो 18 हो गया, यानी 180। ठीक है ना, 90 और 30 120 और 60 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 यहां पर, और त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 यहां पर, और त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 यहां पर। तो आप देखो हमने 3 त्रिभुज प्राप्त किए, एक जो ओरिजिनल त्रिभुज था वो, और जो हमने काट के 2 त्रिभुज इसी के 2 पार्ट कर दिए थे वो। लेकिन तीनों में कोण कैसे हैं बेटा, बराबर है कि नहीं है, तो तीनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे होंगे, तीनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब तीनों त्रिभुज समरूप होंगे तो आपको क्या समझना चाहिए, आप देखो जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इन दोनों त्रिभुज में लगाएं, क्या लगाएं, इन दोनों त्रिभुज में। देखो पहले पार्ट हम यहां से 2 भाग कर देते हैं। यहां पे लिख दिया हमने ए बी डी, क्या लिख दिया, ट्रायंगल ए बी और डी, और वह ट्रायंगल कौन सा, वी डी सी, कोई भी लिख दो या बी सी डी लिख दो, अभी कुछ भी लिख सकते हो। बट आप जब एंगल बराबर लिखोगे तब आपको दिक्कत होगी। अगर हम यहां पर पढ़े एंगल ए का मान कितना है 30, तो यहां पर 30 कौन सा है, बी। देखो एंगल बी कितना है, 30 है। तो एंगल ए और एंगल बी के बराबर 30। देखो इसमें एंगल कौन सा है, ए, और इसमें एंगल बी, 30 है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब इसमें एंगल बी लिखें, कौन सा लिखें, एंगल बी का मान कितना है 60, तो यहां पर 60 कहां है, सी पर है। आप देखो एंगल सी कितना हो गया, सी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बचा है कौन सा, डी, कौन सा बचा है, डी, तो इसमें एंगल कितना है, डी। देखो एंगल डी 90 है, तो इसमें भी डी क्या है, 90। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी सी डी, और दोनों कैसे हो गए, समरूप हो गए। क्या हो गए, दोनों समरूप हो गए, ये दोनों समरूप हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ या ना का जवाब दो। अगर हम इसमें से, अब बताओ इनके भी एंगल कौन से थे, 90, 60 और 30। अब बताओ बड़े वाले में भी कितने थे, 90, 60 और 30, ठीक है ना। तो आप हमें बताओ 90, 60, 30, 90, 60, 30 दोनों में है, यानी बड़े वाले त्रिभुज में भी 90, 60, 30 है और इसमें भी 90, 60, 30 है। तो दोनों ही त्रिभुज, यानी तीनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे, तीनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे होंगे, तीनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी ट्रायंगल। अब ध्यान से देखा ना, हमने यहां पर क्या रूल्स लगाया, 30, 60, 90, क्या 30, 60, 90, तो यहां पर भी 30, 60, 90, यानी ए 60 पे क्या है, सी, और 90 पे क्या है, बी। और ये तो हमने 30, 60, 90 पर लिखे ही है, ए बी डी और बी सी डी, ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी। तो ये तीनों त्रिभुज कैसे होंगे बेटा, समरूप होंगे। तीनों त्रिभुजों के कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। हमने समकोण त्रिभुज में सिमिलरिटी को अप्लाई करना सीखा आज, ठीक है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, कॉन्ग्रुएंसी। क्या, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी की अपेक्षा सिमिलरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछता है बोर्ड, ठीक है ना। और आगे आपको एसएससी वगैरह, बैंक वगैरह, इनमें जरूर पूछता है ये, इस वाले, यानी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से इस समकोण त्रिभुज से 6 पॉइंट बनते हैं, 6 फिलहाल यहां पर जरूरत तो नहीं है, जब आएंगे तो हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सिमिलरिटी आपको ये चीज सिखाना बहुत जरूरी है। जब हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि हमने पहली वाली वीडियो में से पार्ट 2 में क्या सीखा था। पार्ट 2 वाली वीडियो चल रही है ना, तो क्या सीखा हमने, आपको ध्यान करना होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो बात करते हैं हम क्या, सर्वांग समता। क्या करना है अपन को, सर्वांग समता। चलो देखते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंसी। आपको जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हो ना, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा
सर्वांग सम यानी सर्वांग का मतलब सभी अंग समान हों। जब तक उसके सभी अंग समान होंगे नहीं तब तक हम सर्वांग सम त्रिभुज नहीं कहेंगे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने बनाया है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखो जैसे कि आपको ये दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल के एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। 35 35, 65 65 और 100 100। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसमें जो इनका जो सम है ना वो 90 और फिर 100 तो पहले से, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स हो। इसको या तो हम 55 कर लें, 55 यहां पर भी 55, ठीक है ना। तो 55 55, 35 35 और 100 100, क्योंकि 100 100 दो 100 और इन दोनों को ऐड करोगे आप तो कितना 180, यहां पर भी 180 यहां पर भी। और दोनों सर्वांग सम देखो क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज को हम अब देखो एक के ऊपर एक रख दिया तो क्या नजर आ रहा आपको, नहीं आ रहा ना। नीचे वाला त्रिभुज नजर आएगा, नहीं आएगा, देखो नजर तो नहीं आ रहा, देखो यानी आपको ये दोनों त्रिभुज सेम नजर आ रहा है। देखो आपको अब कैसा लग रहा है, जैसे एक ही त्रिभुज हो। बोलो कोई दिक्कत, तो यानी उनके अंग सभी कैसे हैं, बिल्कुल समान। यानी देखो ये दोनों की, अब ये दोनों त्रिभुज हैं, इसकी भी ये वाली भुजा और इसकी भी ये वाली भुजा, यानी दोनों त्रिभुज की ये दोनों साइड और ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी बराबर हो और प्रत्येक एंगल भी बराबर हो, तो सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। यानी क्या, सभी अंग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सभी अंग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें कौन सा रूल है। आप देखो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले एस एस एस, यानी भुजा, जो अभी हमने इससे पहले सिमिलैरिटी में पढ़ा, भुजा, ठीक है ना। तो भुजा भुजा भुजा, तो आप जरा यहां समझें, दो ट्रायंगल बनाए हमने, ए बी सी, नाम बदल रहा हूं मैं इसका, पी क्यू आर रख रहा हूं, क्या पी क्यू आर। तो हम कहेंगे ए बी के बराबर क्या है, पी क्यू, और बी सी के बराबर क्या है बेटा, क्यू आर, और सी के बराबर क्या होगा, आर पी, ठीक है ना। ए बी के बराबर पी क्यू, बी सी के बराबर क्यू आर और सी के बराबर आर पी। तो क्या त्रिभुज कहलाएगा ये, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज हो गए। अब दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप भी होंगे। देखो क्योंकि अभी एक बात और, जब इनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों एंगल कैसे होंगे, इनके तीनों के, यानी दोनों त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज के कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे आपस में, कि नहीं होंगे। तो समरूप भी होगा और ये बराबर भी होगा। समरूप और बराबर को हम क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समरूप यानी रूप भी बराबर है उसके दिखने में और अंग भी बराबर है, साइड है उसकी कैसी है, सभी इक्वल हैं, तो सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। और किस रूल्स के अनुसार, साइड साइड साइड, ठीक है ना, क्लियर है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम, चलो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा एस ए एस। क्या है एस ए एस, एस ए एस का मतलब होता है भुजा कोण भुजा, ठीक है ना, क्लियर है। आज वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, ठीक है ना, तो ये मत समझना कि वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम पूरा नहीं देखेंगे। आपको पूरा देखोगे, मतलब आप वीडियो को पूरा देखोगे तो तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो अब हम क्या देखें, क्योंकि कल हमने वीडियो बना नहीं पाया था, इससे आज हम थोड़ा ज़्यादा कवर करेंगे। तो यानी दो भुजाएं उसकी कैसी होनी चाहिए, बराबर, और उनके बीच का एंगल कैसा होना चाहिए, बराबर। जैसा कि हम बात करें दो त्रिभुजों की, दो दो भुजाएं कैसी कर दी हमने, बराबर, ए बी और बी सी, भुजा ए बी और बी सी। तो यहां पर भुजा पी क्यू
और क्यू आर, ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई? बराबर। और इनके बीच का एंगल हमने क्या कर दिया? बराबर। यानी यहाँ पर थीटा मान लिया, यहाँ पर भी थीटा। दोनों का अगर एंगल बराबर है और दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर है तो 110% वो त्रिभुज की तीसरी भुजा भी कैसी होगी? बराबर होगी। कैसी होगी? बराबर होगी। जब तीनों भुजाएं फिर से बराबर हो गई तो फिर बताओ त्रिभुज फिर कैसे हो जाएंगे? बराबर तो होंगे ही होंगे जब तीनों। और देखो, जब त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर हैं। तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। ये बराबर होंगे तो और समरूप भी होंगे। इन्हीं बराबर त्रिभुजों को और समरूप त्रिभुजों को जैसे दोनों साइन बनाए तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम। क्या बोलते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक है ना? तो आपने SAS के माध्यम से भी समझा। ठीक है ना? यानी अब दो भुजाएं बराबर हैं और उनके बीच का कोण बराबर है तो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। अब हाई स्कूल में लेवल से हिसाब से इतना ही। अब वैसे अगर और लेवल तो चाहे तो और भी होते हैं। ठीक है ना? SSA SAS। ठीक है ना? तो अब बात करते हैं, हमने आज जैसे कि सर्वांग सम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज दोनों को समझा, जाना। और एक पॉइंट और जब हमने कहा था शुरुआत में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। क्यों और कैसे? तो अब देखो, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, लेकिन उससे पहले कुछ हमें जानना होगा। देखो, ये क्या है? एक लाइन है। क्या है? लाइन। इसको बोलते हैं हम सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, सरल रेखा। और सरल रेखा यानी आपने कंपास देखा होगा, जो कंपास होता है वो ऐसा होता है और उसमें कितना टोटल एंगल होता है? 180 का। तो यानी सरल रेखा पर भी कितना टोटल एंगल होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। क्लियर है कि नहीं इतना? अब इस एंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, यानी इसको यहां पर 70 और यहां पर 110 यानी 110, 110 और 110 और 70। तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो। कोई दिक्कत नहीं। टोटल तब भी तो 180 है, 110 और 170। अगर हम इस जैसी एक लाइन और खींचें, बिल्कुल आपको जरा देखना होगा ऐसे, और इस वाले जो रेड लाइन दिख रही ना, इसको बोलते हैं तिरछी लाइन। कौन सी लाइन? तिर्यक रेखा। अब इसको हमने नीचे ऐसे ही और नीचे बढ़ा दिया। ठीक है ना? इसको हमने क्या किया? और नीचे बढ़ा दिया यहां से। जरा आप समझना थोड़ी मन की भावना को मेरे। ठीक है ना? तो आप बताओ, वैसे यहां पर भी कितना होता? 180 होता कि नहीं होता? बोलो हाँ या ना। होता 180। तो अब हमें क्या समझना है? जब 180 यहां पर होता तो 70 यहां पर काट दिया, तो यहां पर भी 70 कटेगा और यहां पर भी 1। बोलो कितना? 110। ठीक है? अब देखो 70 यहां पर है। अब जैसे कि ये रेड वाली लाइन नजर आ रही है आपको ऐसे में, ध्यान करना जरा। और यहां से जो रेड वाली लाइन है और ये काली लाइन दिख रही है ना, ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन ऐसी नजर आ रही है आपको। अगर तुम इसको आधार मान लो जरा थोड़ी देर के लिए, अगर मैंने कॉपी को घुमा दिया ऐसे, ऐसे घुमा दिया, रेड को मैंने आधार माना। रेड को क्या माना मैंने? आधार। जरा ध्यान से समझना। अगर इतना 70 था, कितना था? 70 था, तो आप बताओ इतना क्या 100 बचेगा? क्योंकि जिसको मैंने आधार माना तो ये 110 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत तो नहीं। अब 70 और 110 हो गया। अब इसको देखो मैं ऐसे रखूं तो हमने क्या देखा? 70 100, तो 70 यहां पर कितना हो जाएगा? बोलो 100 होगा कि नहीं होगा? रेड वाली लाइन को अगर आधार मान लेंगे, क्षैतिज लाइन स्ट्रेट लाइन हमने इसी को मान लिया, तो 70 110। अब इस तरफ 110 है क्योंकि क्षैतिज लाइन स्ट्रेट लाइन है ना ये, तो 110, तो यहां पर भी 70। कोई दिक्कत? बोलो। तो
अब हम यहाँ से क्या दिख रहे हैं कि जो भी एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये बराबर होते हैं। यहाँ का एंगल और ये वाला एंगल, ये वाले ये चारों एंगल, यहाँ पर भी 70 होगा, तो ये सभी एंगल कैसे होंगे, बराबर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब हम देखो बस इतना ही समझना था कि हमें क्या, देखो थोड़ी सी चीज और समझते हैं कि हमने क्या देखा। ये वाली चीज देखो, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये दिख रहा है आपको, सिस्टम दिख रहा, यानी जेड बनना होगा। जो जेड बनता है एकांतर कोण, ये कैसे होते हैं हमेशा बराबर। दो यहाँ पर 70 है तो यहाँ पर भी कैसा है 70। जेड चाहे उल्टा हो तो अभी क्या होगा, कोण बराबर होंगे। ठीक है ना, जेड चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो तो भी बराबर होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 80 क्यों होता है। देखो जैसे कि हमने एक ट्रायंगल बनाया, ध्यान से समझना जरा, नजर आ रहा ट्रायंगल ए, मतलब ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बना दिया कि नहीं बना दिया, कोई दिक्कत। अब हम यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हमने माना x और यहां पर y और यहां पर z, तो हमें तीनों को कोण क्या बताना है कि x को और y को और z को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180। बोलो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। अब देखो जैसे कि हम ये इसके आपको ये लाइन नजर आ रही कि नहीं आ रही, नजर आ रही, इससे ही बिल्कुल इसी के समांतर अगर हम यहां पर एक लाइन खींचें, यहां पर ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं, दोनों लाइनें कैसी हैं, समांतर हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना बिल्कुल। अब आपको ये वाला z नजर आ रहा, देखो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो समझो, z नजर आ रहा कि नहीं आ रहा। अब आप बताओ यहां पर कौन सा एंगल है, y डिग्री का है, कितने डिग्री का है, y। तो z में ये दोनों बराबर होते कि नहीं होते, थोड़ी देर पहले समझा हमने, z में ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये y है तो ये भी क्या होगा, y। ठीक है ना। अब देखो आप यहां पर आपको z नजर आ रहा, यहां पर उल्टा z है, ठीक है ना, जो ब्लू कलर के पेन से दिखा रहे हैं हम, यहां पर ये z है। देखो ये वाला कोण है, इतना यहां पर कौन सा डिग्री कोण है, z डिग्री कोण है, तो यहां पर भी कितना होगा, z डिग्री कोण। अब इतना z डिग्री बस प्रूव हो गया। देखो जरा ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही, यहां पर बनाए, यहां पर जो एंगल होगा वो 180 का होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। अब आप हमें बताओ, तीन पार्ट में बांट दिया हमने, बीच में कौन सा है x, यहां पर कौन सा है y, यहां पर कौन सा है z, यानी तीनों को जब हमने जोड़ा, देखो तीनों का तो टोटल है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180। क्योंकि आपको दिख रहा होगा x y z, तीन यहां पर अंदर वालों को जोड़ लो या इन वालों को जोड़ लो तभी तो 180 कहलाएगा, होगा कि नहीं होगा, चाहे इनको जोड़ लो तो या इनको जोड़ लो तो 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है ना। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। आज हमने सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को समझा, और इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। और आपको यदि ग्रुप से ज्वाइन होना है तो हमने नंबर स्क्रीन पर पहले भी दिया था, व्हाट्सएप नंबर, और अभी भी है 7905953199। इस वाले नंबर पर मैसेज करें व्हाट्सएप से, अपना नाम और एड्रेस जरूर भेजें, ठीक है ना। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में।